आज क्राइम स्टोरी में हम बात करेंगे कोलकाता में आरजी कर मेडिकल कॉलेज में एक महिला ट्रेनी डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और फिर उसकी जघन्य तरीके से की गई हत्या पर। हालांकि पूरा घटनाक्रम तो आप लगातार सुन रहे हैं, फिर भी एक बार आपको थोड़ा संक्षिप्त फिर से बताते हैं कि क्या है पूरी वारदात। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं जुगल गांधी। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। इस पूरी घटना की शुरुआत करते हैं। आप सबके सामने आ चुका है कि 9 अगस्त की रात को आरजी कर मेडिकल कॉलेज में एक ट्रेनी महिला डॉक्टर के साथ दुष्कर्म हुआ। उसकी जघन्य तरीके से हत्या कर दी गई थी। इस घटना के बाद पूरे देश में एक बार फिर निर्भया जैसी एक और अभया की दर्दनाक कहानी सुनकर आक्रोश भड़क उठा। देश भर के डॉक्टर सहित विभिन्न सामाजिक संगठनों और आमजन ने भी गुस्से का इजहार किया। उधर पुलिस ने एक आरोपी संजय राय को गिरफ्तार कर लिया, जिसने अपना जुर्म भी कबूल कर लिया। हालांकि उसके बाद भी देश में इस घटना के प्रति गुस्सा कम नहीं हुआ। कलकत्ता हाई कोर्ट के आदेश पर मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी गई। महिला डॉक्टर साथी से हुई हैवानियत के खिलाफ धरना दे रहे रेजिडेंट डॉक्टरों पर अचानक एक भारी भीड़ हमला कर देती है। भीड़ अस्पताल में घुसती है, तोड़फोड़ करती है। वहां धरने पर बैठे डॉक्टर्स ने भागकर अपनी जान बचाई। कोई समझ भी नहीं पा रहा था कि आखिर इन उपद्रवियों का मकसद क्या है। फिर आरोप लगे कि यह भीड़ किसी के इशारे पर भेजी गई थी, जिसका मकसद अस्पताल में हत्या और दुष्कर्म से जुड़े सबूत नष्ट करना था। सिर्फ इतना ही नहीं, संदेह तब और गहरा जाता है जब अस्पताल में घटना स्थल के पास के कमरे में रिनोवेशन के नाम पर तोड़फोड़ कर दी गई। अंदेशा था शायद यहां भी सबूत के साथ छेड़छाड़ की गई हो। पहले आपको थोड़ा इस मामले में गिरफ्तार आरोपी संजय राय के बारे में बताते हैं। संजय राय अपने आप को पुलिस का वॉलंटियर बताता था, जिसका अस्पताल में रोज से आना जाना रहता था। 9 अगस्त की रात को जब महिला डॉक्टर रात करीब 2 बजे बाद सेमिनार हॉल में रेस्ट करने के लिए चली गई थी, तब संजय राय ने वहां पहुंचकर इस वारदात को अंजाम दिया था। संजय उस दौरान सीसीटीवी कैमरे में नजर आया था, जिस आधार पर उसकी गिरफ्तारी हुई और उसने दुष्कर्म और हत्या करना भी कबूल कर लिया। सीबीआई अभी भी बहुत कुछ खंगालने के प्रयास में जुटी है कि इस कांड में संजय के अलावा कोई और भी शामिल था क्या, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जिस तरह से 150 ml सीमन मिलने की बात सामने आई, तो इसमें गैंग रेप की घटना से भी इंकार नहीं किया जा सकता। अभी इन सभी एंगल पर सीबीआई जांच में जुटी है। संजय के बारे में बताया गया है कि वह शराब का और पॉर्न फिल्म देखने का भी आदी था। उसने इस वारदात से पहले भी पॉर्न फिल्म देखी और शराब पी थी। शक के दायरे में आए प्रिंसिपल संदीप घोष से भी सीबीआई लगातार पूछताछ में जुटी है। डॉक्टर घोष को 2021 में अस्पताल के प्रिंसिपल के रूप में नियुक्त किया गया था। इस दुष्कर्म और हत्याकांड के बाद संदीप घोष पर सवाल उठना लाजमी है। उन्होंने पहले मृतका के परिजनों को उनकी लड़की द्वारा आत्महत्या करना बताया गया। सुबह 6 बजे घटना के बाद पुलिस को भी करीब 2 घंटे बाद सूचित किया गया। परिजनों को 3 घंटे बाद सूचना मिली। जब माता पिता वहां पहुंचे तो 3 घंटे तक उन्हें बेटी के शव को नहीं दिखाया गया। वहीं पुलिस में एफआईआर में देरी ने कई सवाल संदीप घोष के खिलाफ खड़े कर दिए हैं। सीबीआई ने बुधवार को भी संदीप घोष से 13 घंटे तक पूछताछ की। अब तक कुल 77 घंटे की घोष से पूछताछ हो चुकी है, लेकिन कई सवालों के जवाब मिलना अभी बाकी है। सूत्रों के मुताबिक घोष से पूछा गया कि उन्होंने मृतका का पोस्टमार्टम आरजी कर मेडिकल कॉलेज में कराने पर जोर दिया था क्या कहीं और इसकी अनुमति नहीं दी थी। ऐसे अनेकों सवाल हैं जिन पर से पर्दा उठना भी बाकी है। उधर इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने भी संज्ञान लिया और सुनवाई शुरू की। सुप्रीम कोर्ट ने एफआईआर दर्ज होने और पोस्टमार्टम की टाइमिंग पर भी सवाल किया। इस मामले में अब अगली सुनवाई 5 सितंबर को होगी। कोर्ट ने सीबीआई और पश्चिम बंगाल सरकार की स्टेटस रिपोर्ट को फिर से सील करने के आदेश दिए हैं। जरा जानते हैं मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने और क्या क्या कहा। कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार से सवाल किए, इस मामले में एफआईआर दर्ज करने में 14 घंटे की देरी का क्या कारण है। आरजी कर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल के संपर्क में कौन कौन था
वो कैसे बचा रहे हैं, उन्होंने एफआईआर दर्ज कराने में देरी क्यों की, इसका मकसद क्या था। कोर्ट ने डॉक्टर से रेप और मर्डर के संबंध में अप्राकृतिक मौत का मामला दर्ज करने में कोलकाता पुलिस की देरी को बेहद परेशानी वाली बात करार दिया है। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने पुलिस की कार्यशैली पर टिप्पणी की है। पीठ ने सवाल उठाते हुए कहा कि यह बहुत ही हैरानी की बात है कि पीड़िता का पोस्टमार्टम अप्राकृतिक मौत का मामला दर्ज करने से पहले ही 9 अगस्त की शाम को 6:10 से 7:10 के बीच कर दिया गया। पीठ ने कहा, आखिर ऐसा क्या हुआ कि पोस्टमार्टम 9 अगस्त की शाम 6:10 पर किया गया। अगर आप प्राकृतिक मौत की सूचना पुलिस थाने को 9 अगस्त की रात 11 बजे भेजी गई, यह परेशान करने वाली बात है। इस घटना के बारे में पहली एंट्री करने वाले पुलिस के अधिकारी को अगली सुनवाई पर पेश होने का सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को भी फटकार लगाई है। जस्टिस पादरीवाला ने कहा, 30 साल में ऐसा केस हमने नहीं देखा है, इसमें लीपापोती करने की कोशिश की गई है। अस्पताल प्रशासन ने एक्शन नहीं लिया। एएसपी का आवरण संदिग्ध है। रात 11:30 बजे अप्राकृतिक मौत का केस दर्ज किया गया। शव के पास आपत्तिजनक चीजें मिली। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि शव का पंचनामा कब किया गया। इस पर कपिल सिब्बल ने कहा, आपका संदेह उचित है, पंचनामा शाम 4:20 के बाद हुआ। सीजेआई ने कहा, मामले में पुलिस ने कानून के तहत काम नहीं किया, वो भी संदेह के घेरे में है। सुप्रीम कोर्ट ने पक्षकारों से कहा, मामले का राजनीतिकरण न करें। पश्चिम बंगाल सरकार शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शनों को बाधित न करे। जस्टिस पारदीवाला ने सीबीआई की महिला अधिकारी संयुक्त निदेशक से पूछा, आपके दस्तावेजों और कोलकाता पुलिस के दस्तावेजों में क्या फर्क है। सीबीआई की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि पीड़िता के अंतिम संस्कार के बाद रात 11:15 बजे एफआईआर दर्ज की गई। राज्य पुलिस ने पीड़िता के परिवार से कहा कि यह आत्महत्या का मामला है। इसके बाद उन्होंने कहा कि यह हत्या है। तुषार मेहता ने कहा कि इस केस में घटना स्थल पर छेड़छाड़ हुई, लीपापोती करने की कोशिश की गई, अस्पताल प्रशासन उदासीन रहा, घटना स्थल को संरक्षित नहीं किया गया, घटना की सूचना परिजनों को देर से दी गई। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को फटकार लगाई। कोर्ट ने पूछा, घटना स्थल को संरक्षित क्यों नहीं किया गया, जांच के नियमों की अनदेखी क्यों की गई। आरजी कर जूनियर रेजिडेंट डॉक्टरों की ओर से पेश हुई वरिष्ठ वकील गीता लूथरा ने कहा, प्रशासन के लोगों और अस्पताल के लोगों की ओर से उन्हें धमकियां मिल रही हैं। वरिष्ठ वकील करुणा नंदी ने कहा, वहां गुंडे हैं। इस पर सीजीआई ने कहा कि यह गंभीर बात है, हमें नाम बताएं, हम इस पर ध्यान देंगे। कुल मिलाकर अभी फिलहाल सीबीआई जांच चल रही है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट भी सख्त है। उम्मीद की जा सकती है कि इस पूरे घटनाक्रम का पटाक्षेप होगा और जो भी अन्य आरोपी इसमें शामिल हैं वो सलाखों के पीछे जाएंगे और मृतका को न्याय मिल पाएगा। इस खबर में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। चैनल को भी सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। धन्यवाद।